पिछले लेक्चर तक हमने कर लिया था कि किस तरह से भारत को आज़ादी मिली और माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान जो थे वो दो अलग-अलग राष्ट्र बने। लेकिन भारतीयों ने जो इतने वर्षों तक ब्रिटिश शासन से संघर्ष किया, उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम ये निकला कि भारत को आज़ादी तो मिली, लेकिन आज़ादी के रूप में भारत का विभाजन 2 भागों में हो गया, भारत और पाकिस्तान के रूप में। तो अब हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे कि भारत के विभाजन के कारण क्या थे? वो कौन-कौन सी परिस्थितियाँ बनी, वो कौन-कौन से कारण बने जिसकी वजह से भारत का विभाजन हुआ? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत बार केवल इसी तरह से पूछा जाता है सीधे-सीधे कि भारत के विभाजन के क्या कारण थे? उन कारणों की विवेचना कीजिए जिसकी वजह से भारत का विभाजन हुआ। तो हमने ये लिखना है कि पहला जो कारण था वो था मुस्लिम लीग और जिन्ना की भूमिका। कि भारत के विभाजन में मुस्लिम लीग और उसके प्रमुख नेता जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन मोहम्मद अली जिन्ना की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि उन्होंने ही जो था वो सबसे पहले पाकिस्तान की मांग की थी और द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था। ये भी बहुत बार छोटे क्वेश्चनों में पूछ लेते हैं कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया था। तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। उन्होंने ये कहा था कि भारत और पाकिस्तान एक राष्ट्र नहीं है, बल्कि वो दो अलग-अलग राष्ट्र हैं, और इसके लिए उन्होंने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था और उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान अलग-अलग राष्ट्र बनने चाहिए। मोहम्मद इकबाल जो है, जिन्होंने 1930 में मुस्लिम लीग के अपने जो अध्यक्षीय भाषण में मुसलमानों के लिए पाकिस्तान की मांग की थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान की मांग जो थी वो किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने 1930 में मुस्लिम लीग के जो अधिवेशन जो हुआ था उसके अंदर। और पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्यार्थी जो थे वो रहमत अली और उसके साथियों ने जो था वो सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। क्लियर? और इसके अलावा बच्चों 1937 के अंदर जो प्रांतीय चुनाव हुए जिसके अंदर मुस्लिम लीग को सफलता नहीं मिली, और 1937 में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के संयुक्त रूप से सरकार बनाने का जो प्रस्ताव जो था वो अस्वीकार कर दिया। फिर 1937 के चुनावों की सफलता के बाद में जवाहरलाल नेहरू ने हालांकि मुसलमानों को कांग्रेस की ओर आकर्षित करने के लिए प्रयास भी किया, लेकिन मुस्लिम लीग ने उसका विरोध किया और कांग्रेस मंत्रिमंडल से जो था वो उन्होंने त्यागपत्र देने के बाद में 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया था। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यानी उन्होंने जो था वो कांग्रेस का विरोध किया था। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पारित किया था। ये छोटे क्वेश्चन के रूप में आपके पूछ सकते हैं। क्लियर? अब जो दूसरा जो कारण था वो था अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। जो अंग्रेज जो थे वो अंग्रेज शुरू से ही भारतीयों के बीच में विभाजन का रास्ता अपना रहे थे, और इससे में वो सफल भी हुए और भारत को आज़ादी देने के बाद में भी उन्होंने भारत के दो टुकड़े भी कर दिए, भारत और पाकिस्तान के रूप में। बच्चों, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण करते हुए पृथकवादिता को बढ़ावा दिया। पृथकवादिता का मतलब विभाजन से है। 1909 का जो मार्लियामेंटो अधिनियम जो हमने पढ़ा था, वो सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया था। और ये जो मार्लियामेंटो जो सुधार था, ये मार्लियामेंटो अधिनियम जो था वो एक तरीके से हिंदू और मुसलमानों को अलग-अलग करने का शुरुआत थी, या उसका प्रारंभ जो था। अंग्रेजों ने मुस्लिम सांप्रदायिकता का उपयोग भारत की राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए एक हथियार के रूप में लिया। उनको ये पता था कि यदि हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ रहेंगे तो भारत जो था वो बहुत जल्दी आज़ाद हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उनको अलग-अलग करने की योजना बनाई। 1945 में जो वायसराय वेवल ने जो कार्यकारिणी परिषद का प्रस्ताव दिया था, उसमें जो 5-5 सदस्य मुस्लिम लीग और कांग्रेस को देने के लिए कहा गया था, जबकि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की तुलना में अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने दोनों को बराबरी का दर्जा देकर के मुस्लिम लीग को बढ़ावा दिया था। हालांकि कांग्रेस जो थी वो प्रतिनिधित्व अधिक का कर रही थी, लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों को 5-5 सदस्य ही प्रस्तावित करने का जो था वो जिम्मा दिया गया था। तो वो एक तरीके से इनडायरेक्ट रूप से मुस्लिम लीग को प्रतिनिधित्व अधिक देकर के या उसका पक्ष लेकर के
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अंदर विभाजन करना चाहती थी। जिन्ना ने समस्त मुस्लिम सदस्यों के नाम मुस्लिम लीग द्वारा दिए जाने की मांग की थी, ये भी हमने पढ़ा था। और शिमला सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार ने मोहम्मद अली जिन्ना की एक प्रकार से वीटो का अधिकार किया दिया था कि जब मोहम्मद अली जिन्ना ने उसको स्वीकार नहीं किया तो शिमला सम्मेलन जो था वो समाप्त कर दिया गया था। और वेवल ने शिमला सम्मेलन के निर्णयों को मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकृत किए जाने पर शिमला सम्मेलन जो था वो समाप्त घोषित कर दिया था। वो एक तरीके से उसकी क्या होगी, वीटो पावर होगी कि अगर मान लो मुस्लिम लीग को उसको स्वीकार नहीं करता है तो उसको समाप्त घोषित कर दिया गया। अब है तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण की जो नीति है, इस तुष्टीकरण की नीति से पहले हमें एक चीज़ और देखनी है बच्चों की, जो मोहम्मद अली जिन्ना है, उस मोहम्मद अली जिन्ना की जो हठधर्मिता है या उसकी जो जिद जो थी, उनकी वजह से भी भारत का विभाजन हुआ था। और उनकी हठधर्मिता के कारण जो थे वो क्या क्या थे कि एक तो गोलमेज सम्मेलन, वेवल योजना, CR फार्मूला आदि जो थे वो असफल हो गए। ये सारे प्रस्ताव जो थे वो मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से असफल हुए और वो पाकिस्तान की मांग पर अंतिम समय तक डटे रहे। वो ये चाहते थे कि पाकिस्तान बनना ही चाहिए और 1946 में पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए उन्होंने सीधी कार्रवाई दिवस भी मनाना शुरू किया था। और जिसके फलस्वरूप कलकत्ता के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में जो था वो सांप्रदायिक दंगे हुए, हज़ारों हिंदू और मुसलमानों को अपनी जान जो थी वो गंवानी पड़ी थी। तो इन सब कारणों की वजह से भी भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया। अब हम बात करते हैं, हमारे अगला जो टॉपिक है वो है तुष्टीकरण की नीति। बच्चों, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी। 1916 में जो लखनऊ समझौता जो हुआ था, उसमें कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व जो था वो, और विधानमंडलों में उन्हें जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की अधिकार को स्वीकार कर लिया। और ये जो थी वो एक तरीके से कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी कमी थी। और देश की जो सांप्रदायिक समस्या है उसके समाधान में गांधी जी ने जो CR फार्मूला जो 1944 में दिया था, पर जिन्ना से बात की, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो उसके लिए तैयार नहीं हुए। और इस फार्मूले के अनुसार मुस्लिम लीग को भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करना था और युद्ध समाप्ति के बाद में उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भारत के उन क्षेत्रों में जहां मुसलमान बहुमत में हैं, जहाँ पे मुसलमान जो थे वो बहुमत में थे, जनमत के द्वारा वहाँ पे निर्णय लिया जाना था कि वे भारत से अलग होना चाहते हैं अथवा नहीं। और महात्मा गांधी ने जिन्ना को बार बार मनाने का प्रयास भी किया। गांधी जी से वार्ता के बाद जिन्ना का महत्व और अधिक बढ़ गया और मुस्लिम लीग को संविधान सभा में भाग लेने के लिए भी सहमत किए बिना 1946 की अंतरिम सरकार में सम्मिलित कर लिया गया। बच्चों, मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए शक्तिशाली बनती चली गई और उसके बाद में वो अपने आप को जो थे वो कायदे आज़म कहलाने लगे और तुष्टीकरण की नीति के परिणाम स्वरूप मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। यानी हम ये कह सकते हैं कि तुष्टीकरण की नीति का मतलब ये था कि जहाँ पे मुस्लिम लीग गलत थी वहाँ पे भी कांग्रेस ने उसका विरोध नहीं किया और उसके प्रति एक साधारण या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन की जो था वो स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद में है अंतरिम सरकार की असफलता। कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग जो है, अंतरिम सरकार की जो असफलता है उसके अंदर ये हम पढ़ेंगे कि अंतरिम सरकार के अंदर जो मुस्लिम लीग है, उस मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को मजबूत करने के लिए और जो थे वो कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए जो थे वो सम्मिलित हुई थी। और इससे मुस्लिम लीग ने अपने जो सेकंड कैटेगरी के जो नेता जो थे उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए भेजा था और उन्होंने कांग्रेस के मंत्रियों के कार्यों में बाधाएं डाली और अंतरिम सरकार से यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ मिलकर के कार्य नहीं कर सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि अंतरिम सरकार के अंदर जो मुस्लिम लीग का जो सम्मिलित होना जो था वो भी एक तरीके से कांग्रेस का विरोध करना ही था। फिर जो सबसे बड़ा कारण जो बना भारत
पाकिस्तान के निर्माण का वो था सांप्रदायिक दंगे, कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाई। जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो थी वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं और बहुत बार एग्ज़ाम में पूछते हैं कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो थी वो मुस्लिम लीग ने कब मनाई थी, तो वो थी 16 अगस्त 1946 को। इसके परिणाम स्वरूप देश के विभिन्न स्थानों के ऊपर सांप्रदायिक दंगे हुए। बंगाल को मुस्लिम लीग की सरकार ने इसे रोकने के स्थान पर उपद्रवियों की सहायता की, ये माना जाता है। और सांप्रदायिक दंगों की भीषणता और उसके विस्तार को देखते हुए बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी और सरदार पटेल ने भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि यदि यही एकमात्र रास्ता है इन सांप्रदायिक दंगों को रोकने का, तो फिर विभाजन जो था वो स्वीकार कर लिया गया। इस विभाजन के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि यदि हम भारत का विभाजन स्वीकार नहीं करेंगे तो भारत के और बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे और भारत जो था वो पूर्णतया नष्ट हो जाएगा। और गोविंद बल्लभ पंत जो थे उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को या तो विभाजन स्वीकार कर लेना चाहिए या उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। यानी भारत में कांग्रेस के समक्ष भारत के विभाजन को स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। इस वजह से भारत का विभाजन हुआ। अब